हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुबला खान एंड डिजेक्शन एंड ओड, जो कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। तो आज हम ये एस.टी. कॉलरिज की दोनों पोएम्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम एस.टी. कॉलरिज की सबसे पहली जो पोएम है कुबला खान और अ विज़न इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसके टाइटल को आपको समझा देती हूँ, कुबला खान और अ विज़न इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। तो दोस्तों एस.टी. कॉलरिज जो हैं, जिन्होंने ये पोएम लिखी है, उन्होंने ये पोएम लिखने से पहले ये कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे और उस टाइम पे इनके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने एक दवाई ली और वो सो गए। अब उसी टाइम पे इन्हें एक ड्रीम आता है कुबला खान के बारे में। उस ड्रीम में इन्हें जो जो चीज़ें दिखाई दी, ये सारी बातें, मतलब कि उन्हें ड्रीम में जो भी कुछ दिखाई दिया टुकड़ों में, वो सारी बातें इन्होंने इस पोएम के अंदर लिख दी। लेकिन क्योंकि उनकी जो नींद है वो ख़राब हो गई थी एक विज़िटर के आने की वजह से, इस वजह से उन्हें जो भी थोड़ा बहुत याद था, मतलब कि जितना भी वो याद कर पाए अपने ड्रीम के बारे में, वो सारी बातें इन्होंने इसके अंदर टुकड़ों में लिखी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इन ज़नाइडू डिड कुबला खान, ज़नाइडू के अंदर कुबला खान है। अ स्टेटली प्लेजर डूम डिक्री, और उन्होंने अपनी प्रजा को एक ऑर्डर दिया है, एक डूम बनाने का, मतलब एक महल बनाने का। यहाँ पे डिक्री का मतलब ऑर्डर है। ओके, तो उन्होंने बोला है, मतलब कुबला खान ने बोला है कि ज़नाइडू के अंदर मेरे लिए एक डूम बनाओ। डूम मतलब एक महल बनाओ अपनी प्रजा से, या जो उनके सिपाही हैं उनको ऑर्डर दिया है, एक ऑफिशियल ऑर्डर, कि मेरे लिए डूम बनाओ, जिस डूम के अंदर मैं अपना प्लेजर टाइम बिताऊंगा, मतलब कि मैं उसके अंदर आराम फरमाऊंगा। अब आगे वो बोलते हैं, वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू केवंस मेजरलेस टू मैन। यहाँ पे दोस्तों ये जो एल्फ है, ये एक रिवर है, एक सेक्रेड रिवर, मतलब कि एक होली रिवर है, पवित्र नदी है, जिसके पास ये अपना महल बनवाना चाहते हैं ज़नाइडू के अंदर। एल्फ नाम की ये जो सेक्रेड रिवर है, इसके पास। अब दोस्तों ये जो सेक्रेड रिवर है, ये केवर्न्स का मतलब है कि जो डीप केव्स होती हैं उनके अंदर से ये रिवर बहती हुई आ रही है। ठीक है, ये जो सेक्रेड रिवर है, एल्फ रिवर, ये वहाँ से, मतलब उन गुफाओं में से बहती हुई आ रही है। और वो जो गुफाएं हैं, जो इतनी डीप गुफाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा डीप है, इतनी ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस टाइप, समझ लो, इतनी दूर दूर इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं कि उनको कोई आदमी मतलब मेज़र ही नहीं कर सकता। उन गुफाओं तक कोई आदमी नॉर्मली पहुंच नहीं सकता। ठीक है, उन गुफाओं में से ये सेक्रेड रिवर बहती हुई आ रही है। डाउन टू द सनलेस सी, अब इसमें कहा है कि ये जो एल्फ रिवर है, ये उन गुफाओं में से होती हुई एक सनलेस सी के अंदर गिर रही है। यहाँ पे सनलेस सी का मतलब है कि एक ऐसा समुद्र जिसके पास तक सूर्य की रोशनी ना आती हो, सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो जिस समुद्र तक, वो सी। तो ये एल्फ रिवर है, ये एक सी से कनेक्टेड है, मतलब एक समुद्र से कनेक्टेड है। उस समुद्र के अंदर ये जाके गिरती है। ठीक है, जिसके आसपास कोई भी सनलाइट नहीं आ रही है, एकदम सनलेस सी है वो। ठीक है, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विथ वॉल्स एंड टावर्स वर ग्रिडल्ड राउंड। इन लाइन्स का मतलब है कि अब जब कुबला खान ने ये ऑर्डर दे दिया है कि उसे एक डूम बनवाना है एक अच्छी सी जगह पे जहाँ से सेक्रेड रिवर जारी हो, तो अब क्या है, उसके लोगों ने एक फर्टाइल ग्राउंड ढूंढी है, वो भी 10 मील्स की। मतलब कि यहाँ पे ट्वाइस 5 मील्स लिखा है, तो इसका मतलब है 10 मील। ओके, तो ये जो ग्राउंड है, ये फर्टाइल ग्राउंड, उपजाऊ जो ये ज़मीन है, इस पर ही अब डूम बनेगा। कुबला खान ने कह दिया है कि इसी जगह पे अब डूम बनेगा, इसका मतलब कि महल बनेगा। सो नाउ विद वॉल्स एंड टावर्स वर ग्रिडल्ड राउंड। यहाँ पे ग्रिडल्ड का जो मतलब है, उसका मतलब होता है बॉर्डर बनाना। राउंड बॉर्डर बना दिया गया इस जगह पर। ये जो फर्टाइल ग्राउंड ढूंढी है 10 मील की, इस पे वॉल्स और टावर्स से एक घेरा बना दिया गया, एक बॉर्डर बना दिया गया कि इस एरिया में डूम बनेगा कुबला खान का।
ओके, एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रील्स। इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ही ब्राइट ब्राइट गार्डन्स थे, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे हरियाली थी, ठीक है, पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे, तो पूरा गार्डन टाइप बना हुआ था, गार्डन्स थे, ठीक है, विथ सिनुअस रील्स। सिनुअस का मतलब है टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, रील्स का मतलब है छोटी छोटी जो रिवर स्ट्रीम्स होती हैं, मतलब कि जो नदी नहीं होती है, नदी से छोटी होती है, तो उन्हें स्ट्रीम्स बोला जाता है। तो यह सिनुअस रील्स का मतलब है कि टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, मतलब कि टर्न करती हुई, ट्विस्ट करती हुई, इधर उधर से ऐसे बहती हुई नदियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बहती हुई आ रही हैं, ठीक है। वेयर ब्लूज मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, इनका मतलब है कि वहाँ पे उस जगह पे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर खुशबूदार फूल लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उन पेड़ों में से खुशबू आ रही है, ठीक है, उस जगह पे। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एशियन एज द हिल, इसका मतलब है कि वहाँ पे इतने पुराने जंगल हैं जो कि किसी हील की तरह, मतलब कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ जितने एशियंट होते हैं, जितने पुराने होते हैं, उतने ही पुराने यहाँ पे जंगल हैं। अब पहाड़ से मतलब है, एशियन हिल्स से मतलब है कि एक पहाड़ को बनने में कितने हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है मतलब हिल्स बनने में, एक पहाड़ बनने में। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे हिल्स पुराने होते हैं, एशियंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, वो इतने ज़्यादा एशियंट हैं, इतने पुराने हैं। इन फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और इस जगह पे इतना ज़्यादा ग्रीनरी, मतलब कि ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे सन की भी लाइट आ रही है, यहाँ पे एक सनी स्पॉट है कि पेड़ों के ऊपर सन भी आ रहा है, और पूरे में ग्रीनरी ग्रीनरी है, ठीक है। बट oh that deep romantic chasm which slanted down the green hills athwart a sedan cover। इन लाइन का मतलब है, यहाँ पे जो ये कैज़म वर्ड यूज़ हुआ है, कैज़म होता है एक तरीके से, मैं आपको समझाऊँ तो जैसे कि कोई पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से वो जो एल्फ रिवर है जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिस रिवर के बारे में, वो रिवर बहती हुई आ रही है। अब उस रिवर के अंदर से जो 3-4 छोटी छोटी नदियाँ बहेंगी, स्ट्रीम्स बहेंगी, उनको कैज़म बोला गया है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। विथ स्लांटेड, जो कि तिरछी गिर रही हैं इधर उधर, ठीक है। डाउन द ग्रीन हिल्स एथवर्ड, एथवर्ड का मतलब होता है स्ट्रीम्स ही, वो मतलब कि वो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उन्हें एथवर्ड बोला गया है। अ सेडान कवर, इसका मतलब है कि वो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती हुई नीचे गिर रही हैं तिरछी तिरछी, मतलब हील में से इधर उधर, साइड टू साइड। एथवर्ड का मतलब होता है साइड टू साइड, मतलब कि ये जो कैज़म है, मतलब स्ट्रीम्स है छोटी छोटी, ये हील के ऊपर से साइड टू साइड, इधर उधर स्लांटेड वे में, मतलब कि तिरछी वे में वो इधर उधर गिर रहे हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं। और वो जो स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो सेडान, सेडान क्या है, एक ट्री का नाम है, एक सेडान ट्री होता है। उन सेडान ट्री के झुंड में, मतलब कि एक पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है वहाँ पे, सेडान ट्री बहुत सारे हैं वहाँ पे, ठीक है। और उन सेडान ट्रीज के बीच में से वो रिवर जा रही है। अ सैविज प्लेस, सैविज का मतलब होता है ये बहुत ही खूबसूरत और वाइल्ड, मतलब कि बहुत ही सुंदर जगह है। एज होली एंड इंचांटेड, जो कि बहुत ही होली है, मतलब पवित्र है, और इंचांटेड है, मतलब मैजिकल प्लेस। मतलब कि आप सोचो ये कोई जगह है जहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पहाड़ हैं, उसमें से नदी जा रही है, और मतलब कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है, और वो एकदम ऐसा लग रहा है एकदम मैजिकल प्लेस हो एकदम, ठीक है, एक जादुई दुनिया सी। एज इट बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। अब इन दो लाइंस का मतलब है कि इस सीन के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत एक वेनिंग मून के नीचे, वेनिंग मून का मतलब है, वेनिंग मून जब होता है, जब पूरा पूर्णिमा का जब चांद निकलता है, फुल मून की जब नाइट होती है, उसके बाद से दिन पर दिन जब जो मून होता है उसका साइज छोटा होता चला जाता है, तो उस टाइम के मून को वेनिंग मून कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई औरत वेनिंग मून के नीचे रो रही है अपने डीमन लवर के लिए, मतलब अपने बेवफा आशिक के लिए। वेलिंग का मतलब रोना होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस कैज़म विथ ceaseless turmoil seething, as if this earth is fast thick pants for breathing। इन लाइन्स का मतलब है कि ये जो कैज़म है,
ये मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं ये बिना रुके लंबे समय से ये इसी तरीके से एक ज़ोरदार आवाज़ करते हुए यहाँ पे गिर रही हैं ये नदी छोटी छोटी। अब सोचो कि कोई सी है, मतलब कोई समुद्र है, एकदम शांत है, उसमें ना कोई वेव है, मतलब कि बिना कोई आवाज़ के वो ऐसी है। अब उस पर अचानक से जब रिवर गिरती है ऊपर से एक हील पे से तो एक आवाज़ होती है, तो उसी जो तेज़ आवाज़ है उसे टर्मोइल बोला गया है यहाँ, ठीक है। टर्मोइल मतलब कि एक तेज़ आवाज़। आगे की लाइन का मतलब है एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स। पैंट्स का मतलब होता है कि हाफना, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो अर्थ है वो जब सांस ले रही है वो तेज़ तेज़ हाफ रही है, ठीक है। मतलब कि जिस तरह से ऊपर से पानी गिर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे अर्थ जो है वो ज़ोर ज़ोर से हाफ रही है, ठीक है। उसके बाद तभी क्या हुआ, अ माइटी फाउंड मोमेंटली वॉज फोर्स्ड अमिड हुज स्विफ्ट हाफ टर्मिनेटेड बर्स्ट। लाइन्स का मतलब है कि तभी उस वक्त एक ज़मीन में से फाउंटेन निकला। मतलब कि ज़मीन में से फाउंटेन निकलने का मतलब कि वो कभी कभी फाउंटेन्स निकलते हैं धरती को डिस्ट्रॉय करके थोड़ी थोड़ी एरियाज़ में, तो उस जगह पे एक मतलब कि अर्थ के एक छोटे से हिस्से में ज़मीन को तोड़ के उसके अंदर से फाउंटेन निकला, पानी निकला, मतलब कि पानी की धार निकली, ठीक है। और वो जो माइटी फाउंटेन निकला उस मोमेंट पे, तो क्या हुआ उससे जो ज़मीन के जो पत्थर थे, ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिवॉन्डिंग हेल। उन जो जब धरती टूटी, धरती डिस्ट्रॉय हुई, उसके अंदर से पानी निकलेगा तो उसके साथ साथ वो पत्थर भी टूट के ऊपर उछलेंगे। मतलब कि अचानक से जब फोर्स लगता है नीचे से पानी का और वो पानी बाहर निकल रहा है फाउंटेन के रूप में, तो उसके साथ साथ वो छोटे छोटे जो पत्थर टूटे हैं वो पत्थर भी ऊपर हवा में उड़ते हैं। अब ये जो पत्थर जैसे ही ऊपर गए टूट के छोटे बड़े, तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई हेल हो, मतलब कि बर्फ़ के गोले हों। जब कोई बर्फ़ के गोले आसमान से आते हैं गोल गोल तो नीचे से गिरते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या लग रहा है कि जब वो पत्थर ऊपर की तरफ उछले हैं जैसे कि कोई स्नो के, मतलब कि जो स्नो वॉल्स होती हैं वो हैं, ठीक है, हेल वो होते हैं। और शेफी ग्रेन बीनीथ द ट्रेशर्स फेल। और या फिर वो ऐसे लग रहे हैं, या तो वो लग रहे हैं कि जैसे कोई हेल हो, मतलब बर्फ़ के गोले हों, या फिर वो लग रहे हैं जैसे अभी अभी जब जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब कि अनाज होता है, उसको जब पीट पीट के जब उसके अंदर से अनाज निकाला जाता है और वो अनाज ऊपर की तरफ उछलता है, तो वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल, मतलब कि उस मोमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे जब वो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस तरह से वो होता है फील, उसी तरीके से ये भी हो रहा है, ठीक है। ये पत्थर निकल के आ रहे हैं छोटे बड़े। तो यहाँ पे फील का मतलब है कि कोई ऐसी मूवमेंट जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। एंड मिड दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये पत्थर बाहर निकले तो उस पत्थर के साथ साथ ये जो नदी है, एल्फ नदी जो है सेक्रेड रिवर, ये उस जगह से कनेक्टेड है। तो अब जब वो फाउंटेन वहाँ निकला, वो छोटा सा फाउंटेन जब निकला, उसके साथ साथ जो पत्थर निकले, उन पत्थरों के साथ साथ सेक्रेड रिवर की भी बूंदें बाहर आई, ठीक है। सिर्फ पत्थर ही नहीं आए, उनके साथ साथ सेक्रेड रिवर भी जो बूंदें हैं वो भी बाहर आई उन पत्थरों के साथ, ठीक है। इन लाइन्स का ये मतलब है। अब आगे वो कहते हैं 5 meals meandering with a mazy motion। अब यहाँ पे meandering का मतलब होता है दोस्तों, meandering मतलब होता है टू हैव लॉट्स ऑफ कर्व्स, जिसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हों। और मेजी का मतलब होता है कंफ्यूजिंग टर्न्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो 5 meals meandering with mazing motions मतलब कि वो जो नदी थी, वो जो पानी था, वो ऐसे बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न करता हुआ, इधर उधर मूवमेंट करता हुआ, कंफ्यूजिंग मूवमेंट करता हुआ ऐसे बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, 5 मील्स तक। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन। और वो जो पानी है, वो जो नदी है, फाउंटेन में से पानी निकला, उसके थ्रू जो नदी निकली, उसमें से वो जो नदी है वो जंगलों में से होती हुई आ रही है। थ्रू वुड्स मतलब ये जंगलों में से होती आ रही है। और डेल मतलब कि वैली, मतलब कि घाटी, ठीक है। डेल का मतलब यहाँ पे वैली है, और जंगलों में से और उन वैलीज़ में से बहती हुई आ रही है वो सेक्रेड रिवर, ठीक है। देन रीच द कार्बन्स मेजरलेस टू मैन एंड सैंक इन टूमिल्ट टू अ लाइफलेस ओशन।
अब वो जो नदी बहती हुई आ रही है वो गुफाओं में से, मैंने बताया था आपको डीप गुफाएं जो होती हैं, बहुत ही वेरी डीप गुफाएं जो होती हैं, जिनको इंसान मेज़र भी नहीं कर सकता, जहाँ तक इंसान पहुँच भी नहीं सकता आसानी से, उन गुफाओं में से होती हुई और जंगलों में से होती हुई, वैलीज़ में से होती हुई वो जो नदी है वो उस ओशन में जाके मिल रही है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं पहुँचती है, उसी ओशन में आके वो गिर रही है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइफलेस ओशन का मतलब है कि पूरा ओशन शांत है, जिसके अंदर उस टाइम पे कोई भी वेव्स नहीं आ रही है, कोई भी मतलब कि हलचल नहीं हो रही है पानी की। उस ओशन के अंदर ये सेक्रेड रिवर गिर रही है एक आवाज़ के साथ। ये टूमल्ट का मतलब है एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ उस ओशन के अंदर ये नदी गिर रही है। एंड मिड दिस टूमल्ट कुवला हियर फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेंसी वॉर। इस लाइन का मतलब है अब जब जो अल्फा रिवर है वो ओशन से जाके मिल गई तो उस आवाज़ को कुवला दूर बैठा हुआ सुन रहा था। मतलब कि कुवला जो है, कुवला खान, वो दूर बैठे हुए इस आवाज़ को सुन पा रहा था कि जब अल्फा रिवर उस ओशन से मिली तो इतनी तेज़ आवाज़ हुई, वो कुवला तक को सुनाई दे रही थी जो इतने दूर बैठा था। अब इस कुवला को क्या लगा, इसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो आवाज़ थी ये उसके जो एंसेस्टर थे, मतलब कि जो उसके पूर्वज थे, वो उसे बता रहे हैं कि कुवला कोई जंग छिड़ने वाली है, उसकी तैयारी कर लो। मतलब कि कोई जो उनके एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, वो उसे चेतावनी दे रहे हैं कि कोई जंग छिड़ने वाली है, कोई वॉर होने वाली है, तो उसकी तैयारी कर लो। अब आगे बोलते हैं द शेडो ऑफ द डूम वॉज प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑफ द वेव्स। अब ये जो डूम बना है इसके आगे जो रिवर है, रिवर की वजह से इस डूम की परछाई इस नदी में, मतलब इस पानी में दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर मोमेंट है वो, बहुत ही प्लेजर दे रहा है ये मोमेंट कि जो डूम की शेडो है वो इन वेव्स में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये डूम भी इन वेव्स के साथ फ्लोट कर रहा है, मतलब कि तैर रहा है। वेयर वॉज हियर द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। और अब यहाँ पे जो कुवला है उसे यहाँ में मतलब कि पानी ऊपर से गिर रहा है, नदी में मिल रहा है, मतलब कि पहाड़ों से होता हुआ आ रहा है और ओशन में मिल रहा है, तो वो सारी आवाज़ें जो कुवला है उसे मिंगल्ड होके, मिंगल्ड मतलब कि मिक्स होके सुनाई दे रही हैं। ठीक है। फ्रॉम फाउंटेन्स केव्स, मतलब कि जो आवाज़ें फाउंटेन्स से आ रही हैं, केव्स से आ रही हैं, वो सारी आवाज़ मिक्स होके कुवला को सुनाई दे रही हैं। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी मेजर डूम विद केव्स ऑफ आइज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो कोई जैसे चमत्कार ही लगता है कि ये तो बहुत ही रेयर डिवाइस होता है कि यहाँ पे इसका जो डूम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पे सूरज भी आता है, मतलब कि सनलाइट भी आ रही है, और उसके पास में गुफाएं हैं जिन गुफाओं में बर्फ़ जम रही है। तो ये चीज़ तो बहुत ही रेयर डिवाइस होती है, मतलब कि आप ही सोचो कि कहीं पे सनलाइट आ रही है प्रॉपर और वहाँ पे जो केव्स हैं उनमें बर्फ़ भी जमी हुई है। तो ये जो मोमेंट है ये बहुत ही रेयर डिवाइस है। ठीक है, इसे बोला गया है। अब आगे जो एस.टी. कॉलरिज हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा, अ डैमसेल विथ अ डल्सिमर इन अ विजन वंस आई सॉ। वो कह रहे हैं उन्होंने एक सपना देखा जिसके अंदर उन्होंने एक अनमैरिड वुमन देखी। डैमसेल मतलब कि एक अनमैरिड वुमन विथ अ डल्सिमर। डल्सिमर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला। ठीक है। इट वॉज एन एब्सीनियन मेड एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड। एब्सीनियन जो है ये इथोपिया नाम की एक जगह से बिलोंग करती है। ठीक है। और ये कह रहे हैं ये जो लड़की है ये इथोपिया नाम की जो ये जगह, मतलब कि एब्सीनियन जो लिखा हुआ है यहाँ से बिलोंग करती है। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड, और ये अपना डल्सिमर बजा रही है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है डल्सिमर, तो ये अपने डल्सिमर को बजा रही है। सिंगिंग ऑफ माउंटेन अबोरा, तो जो इथोपिया नाम की जगह है वहीं पर एक माउंटेन अबोरा है। तो ये जो लड़की है, ये डैमसेल जो है, अपने डल्सिमर को बजाते हुए गाना गा रही है माउंटेन अबोरा के लिए। ठीक है, माउंटेन अबोरा के ऊपर।
अब आगे एस.टी. कॉलरिज बोल रहे हैं, कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग। वो कह रहे हैं कि काश अगर मैं इसके गाने को रिवाइव कर पाता, दोबारा बना पाता, हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग, इसके सॉन्ग को, ये गाना गा रही है सपने में, टू सच अ डीप डिलाइट वर्ल्ड विन मी, तो मुझे एक बहुत ही अलग सी खुशी होती। मुझे लगता है कि जैसे इसने मुझे जीत लिया हो, ठीक है। एक डीप डिलाइट होता मुझे इस बात से, बहुत ही खुशी होती। डेट विथ म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग, और जो गाना मैं बनाता, मतलब कि मैं अगर इस गाने को दोबारा रिवाइव करता तो वो गाना बहुत ही लाउड और लंबा होता। और आगे बोलते हैं, आई वुड बिल्ड दैट डूम इन ईयर, और उस म्यूज़िक की हेल्प से, जो म्यूज़िक मैं बनाता, रिवाइव करता, उस म्यूज़िक की वजह से मैं हवा में ही एक डूम बनाता। मतलब कि कुबला खान तो यहाँ पे एक फर्टाइल जगह में, और जहाँ पे नदी बह रही है और केव्स हैं और फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे अपना डूम बना रहा है। लेकिन अगर मैं ये गाना रिवाइव कर पाता, ये जो हमारे एस.टी. कॉलरिज हैं ये बात बोल रहे हैं, तो मैं अपना हवा में ही एक डूम बनाता। डेट सनी डूम, दोज केव्स ऑफ आइज, वहाँ पर हमारा जो डूम होता उस पर सनलाइट भी आती, और उसके पास जो केव्स होती उनके अंदर बर्फ़ भी जमी होती। मतलब कि ये कह रहे हैं जैसे वहाँ पे ये रेयर डिवाइस था कि जो कुबला खान ने जहाँ पे अपना डूम बनवाया था, वहाँ पे ऐसा था कि उसके डूम में सन भी आता था, मतलब सनलाइट भी आती थी, और वहाँ पे केव्स जो थी, वहाँ पे केव्स के अंदर बर्फ़ जमी हुई थी। तो कह रहा है ये, मतलब जो एस.टी. कॉलरिज हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी जो डूम बनाता हवा में, वहाँ पर भी डूम के ऊपर सनलाइट तो आती, वहाँ पे सनलाइट आती, और जो केव्स होती हैं उनके अंदर बर्फ़ जमी होती। एंड ऑल हु हियर शुड बी सी दैम देयर, और जो भी लोग इस गाने को सुन रहे होते तो वो ऊपर हवा में मेरे इस डूम को देखते। एंड ऑल शुड क्राई बी अवेयर बी अवेयर, और सब लोग इसको देखकर रोने लगते और बोलने लगते, चिल्लाने लगते, बी अवेयर बी अवेयर, मतलब कि इस आदमी से बचो जिसने हवा में ही अपना डूम बना लिया है। हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, और इसकी चमकती वाइल्ड आँखों को देखो, इसकी लहराते बालों को देखो। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और इसके चारों तरफ 3 बार सर्कल बना दो। मतलब कि लोग मुझसे डरते कि ये कैसा आदमी है जिसने हवा में ही डूम बना दिया है। तो वो बोलते कि इसकी आँखों को देखो, इसकी वाइल्ड आँखों को देखो, इसके खुले बालों को देखो जो हवा में लहरा रहे हैं इसके बाल, और इसकी चारों तरफ 3 बार सर्कल बना दो। ओके, एंड क्लोज योर आइज विथ होली ड्रेड, और अपनी आँखों को डर के साथ बंद कर लो, क्योंकि हमें एक होली ड्रेड, मतलब कि एक डर लग रहा है कि ये कैसा आदमी है जिसने हवा में ही डूब बना लिया है। इस डर की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेते। फॉर ही ऑन अ हनी ड्यू हैड फेथ एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और वो कहते कि इसने तो, मतलब कि एस.टी. कॉलरिज को कहते, जिन्होंने हवा में डूम बना लिया है, उनको कहते कि इसने तो हनी ड्यू खा लिया है। हनी ड्यू क्या होता है, वो पत्तों पे जब ओस की बूंदें होती हैं कुछ, तो कुछ बूंदें चिपचिपी और मीठी होती हैं, तो वो जो हनी ड्यू होता है उसे बोला जाता है कि वो भगवान का खाना है। तो ये लोग बोलेंगे कि जिसने हवा में डूम बना लिया है उसने तो हनी ड्यू खा लिया है, मतलब कि भगवान का खाना खा लिया है। तो अब ये, और साथ ही साथ इसने पैराडाइज का मिल्क पी लिया है, मतलब कि हेवन का, मतलब स्वर्ग का दूध पी लिया है। तो मतलब कि एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर डिवाइन पावर आ गई है अब, इस वजह से इससे दूर रहो, ठीक है। जिसने ये डूम बनाया है हवा में उससे दूर रहो, क्योंकि इसने तो हेवन का मिल्क पी लिया है, और साथ ही साथ ये जो हनी ड्यू होता है भगवान का खाना, वो भी खा लिया है। और इसी लाइन के साथ एस.टी. कॉलरिज का ड्रीम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि विजिटर आने की वजह से उनका सपना टूट जाता है, तो वो इतना ही याद रख पाते हैं। और ये पोएम यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी पोएम स्टार्ट करते हैं, डिजेक्शन एंड ओड। तो बेसिकली ये जो पोएम है एस.टी. कॉलरिज की, ये इन्होंने 1802 के अंदर पब्लिश की है। और ये जो डिजेक्शन एंड ओड की जो टाइटल है, इसके मतलब की बात करें तो डिजेक्शन का मतलब होता है एक
होपलेस फीलिंग जो आती है मन में, जब हम किसी भी अपने अंदर की क्रिएटिव इमेजिनेशन को लूज़ करते हैं, और या फिर एक सेंस ऑफ डिसअपियर, या फिर मतलब कि आप निराशा कह सकते हैं सीधी भाषा में, कि डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा। जब आप होपलेस हो जाते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिजेक्शन। और ओड क्या है? ओड एक टाइप का फॉर्मल, एक पोएटिक फॉर्म है जो कि किसी भी सैडनेस को एक सीरियसनेस देता है, ठीक है, सीरियसनेस देने का काम करता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो टाइटल है, ये पोएम किसी भी पर्सनल मूड को इंडिकेट नहीं कर रहा है सिर्फ, उसके साथ साथ ये जो डिजेक्शन का जो नेचर होता है, मतलब कि निराशा का जो नेचर होता है, उसका हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से होता है, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है इस टाइटल के थ्रू। तो बेसिकली अगर हम डिजेक्शन एंड ओड की बात करें, तो ये जो डिजेक्शन एंड ओड है, ये एस.टी. कॉलरिज ने 1802 के अंदर लिखी। और इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं, उन्होंने अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट की जो फीलिंग्स हैं, जो उन्होंने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को लूज़ करा है, और जो नेचर से उन्हें एक जॉय मिलता था, वो चीज़ उन्होंने लूज़ करी है। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है उनके अंदर, वो एक्सप्रेस की है इस पोएम के अंदर। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो पोएम है, ये पहले एक पर्सनल लेटर था, मतलब कि एस.टी. कॉलरिज ने ये लेटर अपनी बिलव्ड को लिखा था, मतलब जिनसे वो प्यार करते थे, सारा हचिंसन, उनके लिए लिखा था ये लेटर, ठीक है, जिनसे वो प्यार करते थे। लेकिन सारा हचिंसन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो एस.टी. कॉलरिज थे वो शादीशुदा थे, ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ पे ये एक रिजेक्टेड और रिजेक्टेड लवर थे, ठीक है, जिस टाइम पे इन्होंने ये लेटर लिखा था। और उसके बाद जब बाद में इन्होंने इस लेटर को एक पोएम के फॉर्म में जब ये उन्होंने पब्लिश करा, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, जहाँ पर सारा हचिंसन को हटा के ओ लेडी लिख दिया, ठीक है, ओ लेडी करके यहाँ पे पोएम के अंदर लिख दिया है उन्होंने। और इन दिस पोएम कॉलरिज ने डिस्क्राइब किए हैं इमोशनल एम्प्टीनेस, और एक जो इनएबिलिटी होती है टू फील एनीथिंग, और लैक ऑफ इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब करी हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड और उनके अंदर की जो रेस्टलेसनेस की जो ब्यूटी है, इनर जो रेस्टलेसनेस है, उनकी अंदर की जो बेचैनी है, उसको नेचुरल वर्ल्ड से कंपेयर किया है, ठीक है, जिसको आप वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, मतलब कि उसकी सराहना नहीं कर सकते हैं आप। ओके, सो अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो लाइन्स स्टार्ट होती हैं, लेट लेट yesterday I saw the new moon with the old moon in our arms, and I fear, my master dear, we shall have a deadly storm. Ballad of Sir Patrick Spens। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो कुछ लाइंस दी हैं स्टार्टिंग में, ये इस पोएम के अंदर जो एस.टी. कॉलरिज है, उन्होंने एक दूसरी पोएम से ये कुछ लाइंस ली हैं और अपने फीलिंग्स को इन लाइंस से कंपेयर कर रहे हैं वो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइंस लिखे हैं स्टार्टिंग की, ये सर पैट्रिक स्पेंस नाम की एक पोएम थी, एक बैलेड थी, जिसके अंदर से ये लाइंस ली गई हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक स्कॉटिश किंग होते हैं, वो सर पैट्रिक स्पेंस को बहुत ही स्ट्रॉम वाले वेदर के अंदर, मतलब जब तूफ़ान चल रहा था उस टाइम पे, शिप से मतलब कि जहाज़ से अपने काम के लिए भेज देते हैं। अब उस टाइम पे क्या होता है, इतनी तेज़ तूफ़ान आता है, तो उस टाइम पे सर पैट्रिक्स को जो फीलिंग्स आ रही होती हैं कि उनको लग रहा होता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तो तब वो ये लाइंस बोलते हैं, लेट लेट yesterday I saw the new moon with the old moon in her arms। इस लाइन का मतलब है कि कल ही मैंने एक नया चांद देखा, एक पुराने चांद को उसकी आर्म्स में। इसका मतलब है कि उन्होंने कल एक नया चांद देखा, उसके साथ ही साथ उस नए चांद ने एक पुराने चांद को अपनी आर्म्स में ले रखा है। इनका मतलब है कि जो एक न्यू चांद जब हमें दिखता है, तो उसके पीछे जब एक डिस्क होती है, एक जो लाइट होती है मून की, वो जो दिखती है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड आई फियर माई मास्टर डियर। और वो सारी चीज़ें देखकर जो सर पैट्रिक स्पेंस थे, उन्हें डर लग रहा था, और उन्होंने यहाँ पे जो माई मास्टर डियर बोला है, वो स्कॉटिश किंग के लिए बोला है, जिन्होंने इन्हें यहाँ पे समुद्र में भेजा था, ठीक है। तो
तो ये वो बोल रहे हैं अपने आखिरी समय में कि मुझे डर लग रहा है ये सब देखने के बाद। वी शैल हैव अ डेडली स्ट्रोम, मतलब कि अब मुझे लग रहा है ये जो डेडली स्ट्रोम है ये आज मेरी जान लेकर रहेगा। वो आखिरी टाइम पे ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। तो ये वही लाइन्स हैं। तो अब हमारी जो सर एस.टी. कॉलरिज की ये जो पोएम है डिजेक्शन एंड ओड, उनकी लाइन्स स्टार्ट होती हैं यहाँ से। वेल इट अ बर्ड वॉज वेदर वाइज हु मेड द ग्रैंड ओल्ड बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। इसका मतलब है यहाँ पे जो बर्ड बोला गया है वो उसका मतलब होता है पोएट। मतलब कि ये जो पोएट है जिसने ये जो लाइन्स लिखी हैं वो बहुत ही अच्छी जानकारी रखता था वेदर वाइज की, मतलब कि मौसम के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखता था। ठीक है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी थी उन्हें, जिन्होंने ये ग्रैंड ओल्ड बैलेड लिखी है सर पैट्रिक स्पेंस। ठीक है, तो वो बोलते हैं इसके अंदर दिस नाइट सो ट्रैंक्लिंग नाउ। ट्रैंक्लिंग का मतलब होता है शांत। विल नॉट गो हैंड्स अनराउज्ड बाय विंड्स दैट प्लाई अ बिजियर ट्रीट देन दोज विच माउल्ड यून क्लाउड एंड लेजी फ्लेक्स। तो बेसिकली इन लाइंस के अंदर वो क्या बोल रहे हैं एस.टी. कॉलरिज, वो बोल रहे हैं कि अगर ये जो बर्ड है, मतलब ये जो पोएट है जिसने ये सर पैट्रिक स्पेंस लिखी है ये बैलेड, अगर वो ये बात सच कह रहा है कि जब नया चांद पुराने चांद को अपनी आर्म्स में लेता है तो एक तूफ़ान आता है, अगर ये बात सच है तो आज रात भी वैसा ही मौसम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि तूफ़ान आने को हो रहा है, जैसा कि इस पोएम की लाइंस में बोला गया है कि जब नया चांद पुराने चांद को अपनी आर्म्स में लेता है तो वैसा ही आज मौसम हो रहा है। ये बात एस.टी. कॉलरिज बोल रहे हैं। अनराउज्ड बाय विंड्स दैट प्लाई अ बिजियर ट्रेड देन दोज विच मोल्ड योन क्लाउड इन लेजी फ्लेक्स। ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो विंड्स हैं वो जो क्लाउड्स को रीशेप कर रही हैं, ठीक है, एक्साइट कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि अब इसी तरह धीरे धीरे ये विंड्स जो हैं ये एक तूफ़ान में बदल जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारे एस.टी. कॉलरिज हैं वो चाहते हैं कि ये तूफ़ान आज आ जाए, क्योंकि उनके अंदर जो एक पोएट था, मतलब कि उनकी जो इमेजिनेशन थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, एक नमनेस आ गई है उनके अंदर। तो अब वो चाहते हैं कि एक तूफ़ान आए ताकि वो तूफ़ान उनकी नमनेस से उन्हें जगा सके, मतलब कि उनका जो इनएक्टिव माइंड है उसे वो एक्टिवेट कर दे। ठीक है, फिर से उनकी इमेजिनेशन को फिर से उसी तरीके से कर दे जैसे वो पहली थी। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक जो नमनेस आ गई है उसकी वजह से वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से वो एक स्ट्रोम को देखकर जब वो इमेजिन करते थे और फिर लिखते थे, तो वो जो पोएट था उनका वो कहीं ना कहीं सो गया है। तो वो चाहते हैं कि स्ट्रोम आए, कि तूफ़ान आए और वो स्ट्रोम उनकी अंदर की जो पोएट है उसे जगा दे। ठीक है, अब आगे की लाइंस में वो बोलते हैं और द डल सोविंग ड्राफ्ट दैट मूव्स एंड रेक्स अपन द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस एलोनियन ल्यूट। इन दो लाइंस का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड है डल सोविंग ड्राफ्ट, इसका मतलब है सुस्त सिसकता हुआ हवा का झोंका। और यहाँ पे एलोनियन ल्यूट जो बोला गया है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हवा जब फ्लो होती है, जब एयर फ्लो होती है तो उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन से एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। मतलब कि बेसिकली ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, तो बेसिकली ये जो लाइंस है रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पीकर की इंटरनल सैडनेस को, जिसके अंदर उसे एक मॉर्नफुल साउंड सुनाई दे रही है, मतलब कि एक दुखी साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोला है, मतलब कि तूफ़ान भी जो अब आता है, मतलब वो बता रहे हैं एस.टी. कॉलरिज कि अब जब तूफ़ान भी आता है तो उन्हें उसके अंदर एक मॉर्नफुल, मतलब एक दुखी साउंड सुनाई देती है, मतलब बहुत ही दुखी सॉन्ग सुनाई देता है उन्हें। ठीक है, उनके अंदर वो जॉय नहीं रहा है अब, जो मतलब कि जो नेचर से जो जॉय हमें मिलता है, जिससे हम इमेजिन कर पाते हैं, वो उस जॉय को खो दिए हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें हर चीज़ के अंदर सिर्फ दुख मिलता है, निराशा मिलती है। तो मतलब कि इन शॉर्ट ये सजेस्ट करती है लैक ऑफ हारमनी विद हिम। ठीक है, आगे वो बोलते हैं फॉर लो द न्यू मून विंटर ब्राइट एंड ओवरस्प्रेड विद फैंटम लाइट, विद स्विमिंग फैंटम लाइट ओवरस्प्रेड बट रिमाइन एंड सर्कल विद बाय अ सिल्वर थ्रेड। I see the old moon her lap,
foretelling the coming on of rain and swirling blast। इन लाइंस का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि देखो नया चांद सर्दियों में चमक रहा है। और यहाँ पे पेंटलम लाइट का मतलब होता है घोस्ट लाइट, मतलब भूत। ओके, पेंटलम मतलब होता है भूत। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये घोस्ट लाइट से पूरी तरीके से भरा हुआ है ये जो पूरा आसमान है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि नया चांद आया है जो कि सर्दियों में चमक रहा है और वो एक पेंटलम लाइट से, मतलब भूत की लाइट से भरा हुआ है, ओवर स्प्रेड है, ठीक है। और उसके अंदर तैरती हुई घोस्ट लाइट फैली हुई है, लेकिन एक चांदी के धागे से उसके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है। मतलब कि एक जब न्यू मून आता है विंटर्स के टाइम पे, तो वो जो लाइट से, मून की लाइट से जो गोला सा बन जाता है हल्का हल्का, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है ये सिल्वर थ्रेड से बना हुआ ये घेरा। अब आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं, आई सी द ओल्ड मून इन अ लैब फॉर टेलिंग द कमिंग ऑन ऑफ रेन एंड स्क्वेलिंग ब्लास्ट। मतलब कि एस.टी. कॉलरिज बोल रहे हैं कि मैं न्यू मून की गोद में ओल्ड मून को बारिश और तेज़ तूफान के आने की भविष्यवाणी करते हुए देखता हूँ, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जैसे कि हमने पढ़ा था सर पैट्रिक स्पेंस के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि जब ओल्ड मून की गोद में न्यू मून के गोद में ओल्ड मून आता है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब तूफ़ान आने वाला है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा एस.टी. कॉलरिज हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है तो उन्हें लग रहा है कि अब एक तेज़ बारिश और तेज़ बारिश के साथ बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है, उन्हें ऐसा लग रहा है इस न्यू मून के साथ। अब आगे वो बोलते हैं, एंड ओ दैट इवन नाउ द गस्ट वर स्वेलिंग एंड द स्लांट नाइट शावर ड्राइविंग लाउड एंड फास्ट, दो साउंड विच ऑफ्ट हैव रेज्ड मी विस्ट दे awed and sent my soul abroad। इन लाइन्स का मतलब है, और हो अभी भी हवा का झोंका। यहाँ पे जो गस्ट वर स्वेलिंग लिखा है इसका मतलब है हवा का झोंका तेज हो रहा है और उसके साथ रात में तिरछी तिरछी बारिश हो रही है, ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से चल रही है बारिश, ठीक है। मतलब कि रात के टाइम में जब हवा चलती है, हवा की वजह से जब बारिश का जो रुख है वो तिरछा हो जाता है, उस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बारिश है वो तिरछी तिरछी ज़ोर से लाउडली और फास्ट यहाँ पे बारिश हो रही है। और दोज साउंड विच ऑफ्ट हैव रेज्ड मी विच दे ऑड एंड सेंट माई सोल अब्रॉड। इन लाइन्स का मतलब है कि जो आवाज़ें जो अक्सर मुझे डराया करती थी और उठाती थी, ठीक है, और मेरी जो सोल है उसको बाहर भेज देती थी, माइट नाउ परहेप्स देयर वांटेड इम्पल्स गिव। अब शायद वे अपनी आदत के अनुसार मुझे इंस्पायर कर सकें। माइट सेटल दिस डल पेन एंड मेक इट मूव एंड अलाइव। इस जो ये जो डल पेन है, डल पेन का मतलब है कि सुस्त दर्द को चौंका दे। शायद ये तेज़ हवाओं की जो आवाज़ें हैं, ये बारिश की जो आवाज़ है इतनी ज़ोर से, जो पहले मुझे डरा कर उठा देती थी, शायद अब, मतलब कि वो हमेशा से मुझे ऐसे डरा के उठाती थी तो उन्हें आदत है, ये चीज़ बोली जा रही है, तो शायद उसके अकॉर्डिंग वो मुझे इंस्पायर कर सके। तो मेरे अंदर जो ये एक डलनेस आ गई है, ये जो एक डल पेन आ गया है, मतलब एक सुस्त दर्द है, उसको शायद ये चौंका सकें और इसे हिला सकें और इसे ज़िंदा कर सकें फिर से। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन की जो पावर थी, जो उन्होंने अब खो दी है धीरे धीरे, अब उसको शायद ये जो तूफ़ान आए वो शायद दोबारा उसे जगा सके, उसको हिला सके और उसे दोबारा ज़िंदा कर सके। अब आगे वो बोलते हैं सेकेंड स्टैंजा के अंदर, अ ग्रीव विदाउट अ पैंग, वॉइड, डार्क एंड ड्रेयर, a stifled, drowsy, unimpassioned grief which find no natural outlet, no relief in verse or sigh or tear. O lady, in this vain and heartless mood, to other thoughts by yonder's thoughtless wood, all this love eve so blamely ensuing, have I been gazing on the western sky and its peculiar tint of yellow green। इन लाइन्स का मतलब है कि जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि वो बहुत ही डीप, वेरी डीप एक ग्रीफ में है। ग्रीफ मतलब होता है दुख,
बहुत दुख में है, उसकी वजह से मतलब कि वो जो दुख है उस दुख ने उसे इस तरीके से जकड़ लिया है कि अब उसे उसकी जो पेन है उसका कोई एहसास ही नहीं होता। इतना ज़्यादा वो दुख में है कि उसे उस पेन का एहसास ही नहीं होता। उसको ये जो उसका पेन है वो एकदम वाइड, एकदम मतलब कि शून्य और एक मतलब खोखला लगता है, ठीक है। यानी ये किसी तरीके की पोएटिक फीलिंग्स नहीं जगाता उसके अंदर, ठीक है। और अब जो उसका हार्ट है, मतलब कि जो स्पीकर है वो ये बात बोल रहा है कि उसका जो हार्ट है वो पूरी तरीके से एक खाली अंधेरा है, मतलब कि एक खाली अंधेरे की तरह, मतलब पूरा डार्क हो गया है, जिसके अंदर से अब वो निकलना ही नहीं चाहता। मतलब कि उसने निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब मैं उस दुख से बाहर भी आ पाऊँगा कभी, ठीक है। और ये जो उसका जो पेन है, जो उसका दुख का कारण है, वो उसे मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता कि वो दुख में है, बट वो इस चीज़ से परेशान है कि वो उस दुख से अब निकलने की उम्मीद ही नहीं कर रहा है। मतलब कि उसके अंदर वो जो एक एनर्जी आती है कि मैं इस दुख से बाहर निकल जाऊंगा या फिर मैं दोबारा से अपनी जो इमेजिनेशन उसे वापस पा लूँगा, वो चीज़ उसे वापस आ ही नहीं रही है। मतलब कि उसे कहीं से भी वो जो उसे पोएटिक फीलिंग्स आती थी वो नहीं मिल पा रही है। और यहाँ तक कि जो पोएट है उसके अंदर इतना ज़्यादा दुख आ गया है कि वो दुख ना तो उसे रोने के लिए इंस्पायर करता है, ना ही आहें भरने के लिए इंस्पायर करता है। कभी ना तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करता है, मतलब कि वो हमेशा लो फ़ील करता है, डल फ़ील करता है, कभी भी उसे इंस्पिरेशन नहीं मिलती ताकि वो अपनी पोएम्स लिख सके। मतलब उसके अंदर जो पहले एनर्जी थी पोएम्स लिखने की, जो पोएटिक फीलिंग्स आती थी उसे किसी भी चीज़ से, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं अब उसके अंदर। इसीलिए जो स्पीकर है वो अपने उस क्रिएटिव जॉय को खोने का शौक मनाता है। और जो नेचुरल चीज़ें, जो मतलब कि ब्यूटी ऑफ नेचर थी, वो चीज़ें उसे जब इंस्पायर करती थी पहले, अब वो सारी नेचुरल मतलब दुनिया की जो चीज़ें हैं वो होते हुए भी उसके आसपास हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें उनसे इंस्पायर नहीं कर रही हैं। मतलब कि बाहर की जो ब्यूटी है वो उसे अंदर तक मतलब उसे इंस्पायर नहीं कर रही है। बेसिकली वो यही कहना चाहता है कि जो नेचर की जो ब्यूटी है वो तब होती है जब हम अंदर से वो जॉय फील कर पाते हैं, ठीक है। जब हम जॉय फील करेंगे तो उस टाइम पे जो बाहर की ब्यूटी है वो हमें अच्छी लगेगी, लेकिन जिस टाइम हम अंदर से जॉय फील नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे चाहे बाहर आपका कितना भी सुंदर सीन हो, वो चीज़ें आपको सुंदर नहीं लगती हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको जब तक इंस्पायर नहीं करती हैं, आपको जॉय नहीं देती हैं, मतलब अंदर का जो जॉय होता है, एक फीलिंग होती है, वो नहीं देती है, जब तक वो सारी चीज़ें सुंदर नहीं लगती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इनर जॉय है उसके बिना बाहरी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो सब बेजान लगती हैं, ठीक है। और अगर हम अंदर से फील करेंगे उन चीज़ों को तो वो सारी चीज़ें हमें ऐसी लगेंगी जैसे वो सारी चीज़ें ज़िंदा हो, एक पोएट के लिए, ठीक है। वो पोएट के हिसाब से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब आगे वो बोलते हैं, एंड स्टिल आई गेज एंड with how blank an eye, and those thin clouds above in flecks and words that gave away their emotion to the stars, those stars that glided behind them or between, now sparkling, now beamed, but always seen. Yon crescent moon has fixed as if it grew in its own cloudless, starless lake of blue. I see them all so excellently fair. I see not feel how beautiful they are. मतलब यहाँ पे जो पहली लाइन है, still I gaze मतलब होता है देखना। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी देख रहा हूँ अपनी आँखों से कि कैसे ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो थिन क्लाउड्स हैं ऊपर आसमान में, जिनके अंदर फ्लेक्स हैं, बार्स हैं, मतलब कि परत हैं, पट्टियाँ हैं, जो अपनी स्पीड तारों को बता देती हैं। मतलब कि जो स्टार्स होते हैं उनको, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो अपनी स्पीड उन स्टार्स को बता देती हैं, और वो जो तारे हैं जो उनके पीछे या फिर उनके बीच में सरकते रहते हैं इधर उधर साइड में, ठीक है, ग्लिड होते रहते हैं उन बादलों के, कभी उनके अंदर इधर से उधर होते हैं, कभी चमकते हैं, कभी धुंधले हो जाते हैं, पर हमेशा दिखाई देते हैं। आगे वो बोलते हैं, यू क्रिसेंट मून मतलब कि आधा चांद,
आधे चांद को बोला जा रहा है कि वो जो आधा चांद है वो मानो कि बिना बादलों के, बिना तारों के एक नीली झील में उग रहा हो, ऐसा लगता है। ठीक है, मैं उन सबको इतना सुंदर देखता हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन महसूस नहीं करता कि वो कितने सुंदर हैं। यहाँ पे एस्ट्री कॉलरिज बोल रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें, इन सब की ब्यूटी को, वो मतलब कि ये कितने ज़्यादा एक्सीलेंट हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखता तो हूँ लेकिन फील नहीं करता, मैं इसे फील नहीं करता कि ये कितना सुंदर है। ठीक है, मतलब कि ये वही बता रहे हैं कि उनके अंदर कोई भी पोएटिक फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से, जिन फीलिंग्स की वजह से वो अपनी पोएम्स को लिख पाते थे। ठीक है, अब आगे की थर्ड स्टैंजा के अंदर वो बोलते हैं, माई जीनियल स्पिरिट्स फील एंड वॉट कैन दीज अवील टू लिफ्ट स्मूदरिंग weight from off my breast. It's where a vain endure. Thought I should gaze forever on that green light that lingers in the west. I may not hope from outwards from forms to win the passion and the life whose fountains are within. अब इन लाइन्स के अंदर बोला गया है माई जीनियल स्पिरिट फील, इसका मतलब है कि मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। जीनियल स्पिरिट का मतलब होता है खुशियाँ, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं और ये जो मेरे सीने में घुटन भरा जो बोझ है वो उतरने में क्या काम आ सकता है। मतलब कि अब मतलब कि उसके अंदर जो ये फील आ गई है, इतना ज़्यादा होपलेस हो गया है वो, कि अब उसके अंदर दोबारा जो एक क्रिएटिव इमेजिनेशन थी वो दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। तो वो सोच रहा है कि ये जो मेरे सीने पर घुटन है, इसका जो बोझ उतारने में ये क्या काम आ सकती है। ठीक है, मतलब ये जो मेरी खुशी ख़त्म हो गई है। और जो एस्ट्री कॉलरिज हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि ये एक वेस्ट ट्राई होगा, मतलब कि भले ही मैं जो वेस्ट से आने वाली जो ग्रीन लाइट है उसे निहारता रहूं, उसके बावजूद भी उसका मतलब जो बाहरी रूप है, मतलब कि किसी भी चीज़ की जो आउटर ब्यूटी होती है उससे सिर्फ हमें वो इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती है। वो जो इंस्पिरेशन जब तक हमें अंदर से नहीं मिल जाती, हमारी जो इनर जॉय होती है वो जब तक हमें मिल नहीं जाती, तब तक वो इंस्पिरेशन हमें कहीं से भी नहीं मिल सकती। चाहे हम कितना भी सुंदर नज़ारा क्यों ना देख रहे हों, कितना भी ब्यूटी क्यों ना देख रहे हों, तब भी हमारे अंदर वो खुशी नहीं आती है और ना ही वो इंस्पिरेशन मिलती है हमें करने की। तो ये वही बोल रहे हैं, जो चीज़ मेरे अंदर ही है, मतलब कि पोएटिक फीलिंग्स जो हैं वो जब तक उनके अंदर से नहीं आएंगी तब तक वो चाहे कुछ भी देखते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब फोर्थ स्टैंजा के अंदर वो बोलते हैं, ओ लेडी। यहाँ पे जो ओ लेडी बोला गया है वो सारा हचिंसन के लिए बोला गया है, जो कि एस्ट्री कॉलरिज ने पहले लेटर लिखा था सारा हचिंसन को। तो उसके बाद जब इसे पोएम की फॉर्म में करा गया तो सारा हचिंसन का नाम हटा के यहाँ पे ओ लेडी वर्ड लगा दिया गया है। तो वो बोलते हैं, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, कि हम वही रिसीव करते हैं जो हम देते हैं। एंड इन आवर लाइफ अलोंग डज नेचर लिव, मतलब कि जो नेचर है वो सिर्फ हमारी लाइफ में ही रहती है, मतलब कि हमारी लाइफ के अंदर ही नेचर जिंदा है। ठीक है, और आगे वो बोलते हैं, आर इन आर वेडिंग गारमेंट्स आर हर श्राउड। तो इसका मतलब है कि हमारे ही वेडिंग गारमेंट्स का मतलब है कि शादी के जो कपड़े होते हैं उनमें नेचर ज़िंदा है, और हमारे जो कफन होती है, यहाँ पे शॉर्ट जो बोला गया है, हमारी ही कफन में नेचर होता है। मतलब कि अगर हम खुश हैं तो उसमें हमें नेचर दिखता है, नेचर की खूबसूरती दिखती है, तो उसमें नेचर ज़िंदा होता है। अगर हम मर जाते हैं तो हमारी कफन में, तो हमारे अंदर ही नेचर ज़िंदा है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। एंड वुड बी ऑट behold of higher what than that inanimate cold world allowed, मतलब कि और क्या हम कुछ ऐसा देखना चाहेंगे जो उससे भी ज़्यादा हायर वॉट, मतलब कि अधिक मूल्यवान हो। ठीक है, जो कि उस जो निर्जीव, मतलब कि यहाँ पर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड है, उसको एक निर्जीव और ठंडा वर्ल्ड बोला गया है, मतलब कोल्ड वर्ल्ड बोला गया है। क्या उससे भी ज़्यादा हम कोई हायर वॉट, मतलब कि एक मूल्यवान चीज़ को जानना चाहेंगे, मतलब देखना चाहेंगे, ये पूछ रहे हैं। टू दी पुअर लवलेस एवर एंजाशियस क्राउड आ
from the soul itself must issue forth a light, a glory, a fair luminous cloud enveloping the earth, and from the soul itself must there be sent a sweet and potent voice of its own birth, of all sweet sound the life and element. इसका मतलब है कि इस संसार से भी अधिक मूल्यवान हो। हम ऐसी चीज़ देखना चाहेंगे जो कि बेचारे जो लवलेस होते हैं, मतलब कि प्रेमहीन होते हैं और बहुत ही हर समय एंजाइशियस, मतलब कि व्याकुल रहते हैं, उनको दिया जाता है वो चीज़। ठीक है, आगे वो जो यहाँ पर बोला है, फ्रॉम द सोल इटसेल्फ मस्ट इशू फोर्थ अ लाइट अ ग्लोरी, मतलब कि आत्मा से ही एक प्रकाश और एक तेज और एक सुंदर और एक दीप्तिमान बादल निकलेगा जो कि पृथ्वी को ढक लेगा, और आत्मा से ही एक स्वीट सा और एक पावरफुल वॉइस जो कि स्वयं, मतलब कि खुद से ही एक जन्मी हो, वो खुद से ही क्रिएट हुई हो, वो बाकी सारी और जितनी भी स्वीट साउंड्स हैं उनका एक लाइफ है, एक लाइफ एलिमेंट है। ठीक है, जो कि भगवान जी ने भेजी है, मतलब कि ये गॉड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोल के अंदर से जो एक शक्ति निकलती है, जो एक स्वीट सी वॉइस निकलती है, वो बोल रहे हैं कि वो ही एक लाइफ का एक एलिमेंट है। ठीक है, एक स्वीट, और जितनी भी इस दुनिया में स्वीट साउंड्स हैं उनका एक लाइफ है, उनका एक एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे वो 5th स्टैंजा में बोलते हैं, ओ प्योर हार्ट दो नीड्स नॉट आस्क ऑफ मी what this strong music in the soul may be, what and where in it doth exist, this light, this glory, this fair luminous mist, this beautiful and beauty making power। इन लाइन्स का मतलब है, जो एस.टी. कॉलेज हैं वो अपने हार्ट से कह रहे हैं, अपने दिल से कह रहे हैं कि ओ प्योर हार्ट, तुम्हें मुझसे यह पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आत्मा में जो ये म्यूज़िक मौजूद है वो क्या हो सकता है और क्या है और कहाँ मौजूद हो सकता है। मतलब कि ये अपने दिल से कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो म्यूज़िक है मेरी आत्मा में वो कहाँ और क्या हो सकता है ये म्यूज़िक। ठीक है, कि मेरा दिल जानता है इस बात को। इसका मतलब ये है, इन लाइंस का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो इनके अंदर जो एक जॉय है और इनके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है और जो इमेजिनेशन की ब्यूटी इनके अंदर है, वो ये बात वो इनका दिल अच्छे से जानता है कि वो इन्हीं के अंदर है। ठीक है, और वो जो स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक की बात हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक है कि एक इंस्पिरेशन म्यूज़िक, मतलब कि जो उन्हें इंस्पायर करता है किसी भी पोएम को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ की ब्यूटी को फील करके उसके बारे में, उस डीप में सोच के उसके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ जो बोला गया है, दिस लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर ल्यूमिनियस मिस्ट, दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, इसका मतलब है कि ये जो प्रकाश है, ये जो महिमा है, ये जो सुंदर चमकदार धुंध है, ये सुंदर और सौंदर्य बनाने वाली जो जॉय है, रिचुअस लेडी है, और जॉय दैट नेवर वॉज गिवन सेव टू प्योर एंड इन देयर प्योरेस्ट हावर लाइफ एंड लाइफ इन्फ्लुएंस क्लाउड एट वंस शावर जॉय लेडी इज़ द स्पिरिट एंड द पावर। मतलब कि जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इन सबको हिंदी में अगर मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, जितने भी अच्छे घंटे हैं, जितने भी लाइफ की जितने भी टाइम इन्होंने मतलब बिताया है, जो बारिश देखी है, बादल देखे हैं, जितनी भी जॉय इन्हें मिली है, लेडी, सारी जो जितनी भी खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ें स्पिरिट है, मतलब कि आत्मा है, और पावर है। ठीक है, शक्ति है, ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है। अब आगे वो बोलते हैं, विच वेडिंग नेचर टू अस गिव इन डाउर, मतलब कि नेचर ने हमें कौन सी वेडिंग डाउर में दी है, मतलब कि दहेज में दी है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि नेचर कोई जीवित चीज़ है जो हमें ये सारी चीज़ें देती है, हमें खुशियाँ देती है, ऐसा तो नहीं है। नेचर को खुशियाँ ही हमसे मिलती हैं। मतलब कि जब तक हम खुश नहीं हैं, हम वेडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे जो पूरा नेचर है, मतलब कि पूरा जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, वो सारी चीज़ें हमें, जब तक हमें अंदर से वो खुशी नहीं आएगी उन सारी चीज़ों को देख के, वो सारी चीज़ें निर्जीव है। ठीक है, इसका मतलब ये है।
ये कह रहे हैं कि कौन सा नेचर मतलब कौन सी प्रकृति हमें शादी दहेज में देती है, अ न्यू अर्थ, अ न्यू हेवन, और कौन सा वो हमें एक नई धरती देती है, एक नया स्वर्ग देती है। जब तक कि हम उसको खुद से मतलब कि फील ना करें, जब तक वो हमें कोई खुशी नहीं दे सकती, ठीक है, जब तक वो इनर जॉय हमें नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें बेकार हैं। अंडर ड्रीम ऑफ बाय द सेंशुअल एंड द प्राउड, जॉय इज़ द स्वीट वॉइस, जॉय द ल्यूमिनियस क्लाउड, इन आर सेल्फ रिजॉइस। इसका मतलब है कि जो सेंशुअल लोग होते हैं, जो अभिमानी लोग होते हैं, उनके लिए जो जॉय है वो ही स्वीट वॉइस है। मतलब कि अगर वो खुश है तो उनके लिए वही स्वीट वॉइस है, वही एक ल्यूमिनियस क्लाउड का मतलब है एक प्रकाशमान बादल है, ठीक है। मतलब कि हम अपने आप में ही खुश हैं, अपने आप में ही आनंदित हैं हम, ठीक है। तो तब तक तो वो सब चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं नेचर के आसपास, मतलब कि बाहरी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें हमें अपने आप में ही खुश रखती हैं, ठीक है। तो जब तक हमें वो सारी चीज़ों का मतलब लगता है कि हाँ इन सारी चीज़ों का मतलब होता है, ओके। अब आगे वो बोलते हैं, एंड डांस फ्लो ऑल दैट चार्म्स और ईयर और साइट, all melodies, the echoes of that voice, all colors are sufficient from that light। मतलब कि वो सारी चीज़ें, मतलब वो चाम, जो सारी चीज़ें हम अपने कानों से सुनते हैं, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, वो सारा चीज़ें हमें चाम लगती हैं, सारी चीज़ों में हमें चाम दिखता है, ठीक है। और वो जितनी भी वॉइस हैं, मतलब जितनी भी आवाज़ें हैं, वो सारी एक ही चीज़ से आती हैं, मतलब हमारी सोल से, इनर सोल से, ठीक है। वो सारी जो आवाज़ें हैं वो एक ही जगह से उत्पन्न हो सकती हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कलर्स हैं वो उसी लाइट से आती है, जो कि हमारे अंदर से जो एक जॉय आती है, उसके अंदर जो हमें एक यहाँ पर जो ल्यूमिनियस क्लाउड बोला है, एक प्रकाशमान बादल, तो वो सारी जो लाइट्स हैं वो हमारी इनर से ही आती है, इनर जॉय से ही आती है, ओके। अब नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है, स्टैंजा 6। अब यहाँ पर बोला जाता है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन थॉट माई पाथ वॉज रफ, दिस जॉय विद इन मी डेलिड विद डिस्ट्रेस, एंड ऑल मिसफॉर्चून वर बट एज द स्टफ, whence fancy made me dreams of happiness, for hope grew round me like the tuning vine, and fruits and foliage not my own seemed mine. But now applications woe me down to earth, nor I care that they rob me of my mirth. But oh, each visitation suspend what nature gave me at my birth। अब इन लाइन्स का मतलब है, ये कह रहे हैं कि एक टाइम था, हालांकि उस टाइम पे इनका जो रास्ता था वो मुश्किल था, बट इनका जो अंदर का जॉय था वो हमेशा चारों तरफ से दुख से घिरा रहता था। और सारे जो जितना भी दुर्भाग्य, मतलब कि जितना भी मिसफॉर्च्यून था, वो सब उस चीज़ के समान थे। मतलब कि जिससे मतलब उन्हें जब वो इमेजिन करते थे, तो वो जितना भी दुख था वो उस इमेजिनेशन की वजह से छिप जाता था, हट जाता था। मतलब कि जिससे उनकी जो कल्पना थी, कल्पना में उन्हें एक जॉय के सपने दिखते थे कि हाँ, मतलब कि उसके आसपास उस टाइम पे भी ये नहीं था कि उनके सामने दुख नहीं था, बट उस टाइम पे क्या था कि वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस दुख से बाहर आने की एक होप रखते थे, ठीक है। उनकी चारों तरफ एक होप रहती थी, एक मतलब उनकी चारों तरफ उनकी जो होप थी एक बेल की तरह थी, जो हर समय बढ़ती रहती थी। और उन फलों और पत्तों में मतलब कि वो हर चीज़ को जब देखते थे तो भले ही वो उनके अपने नहीं थे, लेकिन उनके अपने लगते थे उन्हें। मतलब कि वो हर चीज़ में इमेजिनेशन ढूंढते थे, और उसके बाद उनके मन में जो मतलब लाइंस आती थी उनके ऊपर, वो पोएम के अंदर वो लिखते थे। मतलब कि उनकी जो इमेजिनेशन करने की जो पावर थी वो उस टाइम पे थी, जब पहले के टाइम पे वो बात कर रहे हैं। वो भले ही ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे दुख नहीं था, उनकी ज़िंदगी में दुख तो था, बट वो जो इमेजिनेशन की पावर थी वो उस दुख को उनसे दूर रखती थी, ठीक है, एक तरीके से। और हमेशा मतलब कि उन्हें एक होप देती थी कि हाँ, मैं इस दुख से बाहर आ जाऊँगा। और
यहाँ पे जो बोला है बट नाउ एप्लीकेशन वो मी डाउन टू अर्थ की, लेकिन अब जो कष्ट हैं वो मुझे धरती पर झुका देते हैं। मुझे उसकी परवाह नहीं है कि वो मेरी जॉय को छीन रहे हैं मुझसे, लेकिन वो जो मतलब कि जितनी भी प्रॉब्लम्स उन पे आती हैं वो उस चीज़ को सस्पेंड कर देती हैं जो कि उन्हें नेचर से उनके बर्थ के टाइम पे मिली हैं। मतलब कि जब वो उनका बर्थ हुआ उस टाइम पे जो उनको एक पावर मिली, ये इमेजिनेशन की पावर मिली, ये क्रिएटिविटी उनके अंदर जो आई है जन्म से, वो उस चीज़ को सस्पेंड कर देती है हर प्रॉब्लम सब। अब आगे वो बोलते हैं माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कि मेरी कल्पना की भावना को आकार देना। मतलब कि वो जो इमेजिन करते थे उसको, उस इमोशन को आकार देना, शेप देना। फॉर नॉट टू थिंक ऑफ वॉट आई नीड मस्ट फील बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट। मतलब कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि शांत रहना है और पेशेंट रहना, मतलब कि धैर्यवान रहना है। जो मैं कर सकता हूँ, मतलब कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। एंड हैप्पीली बाय abstruse research to still from my own nature all the natural man। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि एक पर्सन की जो स्वाभाविक, मतलब कि जो नेचुरल ह्यूमन नेचर होता है उसको दबाने के लिए एक एब्स्ट्रूस रिसर्च का मतलब है यहाँ पे एक गहरी रिसर्च, मतलब कि एक गहरी खोज करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो एक पर्सनल प्लान बना रहे हैं अपने उस जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक जो नेचर होता है नेचुरल ह्यूमन, उस चीज़ को दबाने के लिए ये एक योजना बना रहे हैं, मतलब कि ये प्लान बना रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रिसर्च, मतलब कि एक गहरी खोज। तो अब ये जो गहरी खोज करना है ये अब उनकी धीरे धीरे एक बहुत ही बुरी तरीके से जो एक आदत पड़ जाती है, किसी चीज़ की हैबिट लग जाती है, वो चीज़ अब इनकी आत्मा की आदत बन गई है, ठीक है। लगभग मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये इनकी सोल की हैबिट बन चुकी है ये चीज़ करना, मतलब कि हर चीज़ को एकदम डीपली रिसर्च करना, ठीक है। नाउ आप 7th स्टैंजा पढ़ते हैं। Hence wipe our thoughts the coil around my mind, reality dark dreams. I drum from you and listen to the wind, which alone has raved unnoticed. What a scream of agony by torture, latent out, the lute sent forth. Though wind that raves without where creek, or mountain trunk and blasted tree, or pine grove by the woodman never gloom, and lonely house long held witch's home, methinks were fitter instrument for thee। इनके कहने का मतलब है कि कह रहे हैं इसलिए मेरे मन के चारों ओर घूमते हुए सांप जैसे विचार और रियलिटी के डार्क ड्रीम्स, मतलब कि रियलिटी के काले सपने, मैं तुमसे मुंह मोड़कर हवा की आवाज़ सुनता। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब ये इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते हैं, इतने बुरे बुरे थॉट्स चलते हैं, इतने डार्क ड्रीम उन्हें लगता है रियलिटी, तो उस टाइम पे उस चीज़ से अपना ध्यान हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए अब वो अपना ध्यान चलती हुई हवाओं के ऊपर ले जाते हैं, उन हवाओं की आवाज़ पे ले जाते हैं, ठीक है, जो बहुत समय से अनसुनी होकर गरज रही हैं। यातना की पीड़ा से भरी हुई चीख निकली उस वीणा से, ये हवा जो बाहर से गरजती है, नंगी चट्टानें और पहाड़ की चिता और उजड़ा पेड़ और देवीदार जंगल जहाँ लकड़हारे कभी नहीं चढ़े, और सुनसान घर जहाँ लंबे समय से चुड़ैल रहती हैं, मुझे लगता है कि तेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त वाद्य यंत्र थे। मतलब कि अपने आप से कह रहे हैं कि इन बुरे विचारों से अच्छा तो ये है कि वह उन सुनसान हवाओं को सुनूं, उन सुनसान हवाओं के ऊपर अपना ध्यान ले जाऊं, उन उजड़े हुए पेड़ों के ऊपर अपना ध्यान ले जाऊं, उन पहाड़ों के ऊपर और उस
वीरान जंगल की तरफ, जहाँ पर कोई लकड़हारे नहीं जाते हैं, मतलब कि बहुत ही डरावना जंगल है वो, और जहाँ पर सुनसान घर हैं, जहाँ पे चुड़ैलें रहती हैं बहुत लंबे समय से, मतलब कि लोग बोलते हैं कि यहाँ का इलाका ठीक नहीं है, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो एसटी कॉलेज है वो कहते हैं कि मेरे लिए तो वही सबसे ज़्यादा अच्छा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं चीज़ों की आवाज़ें मेरे लिए सबसे अच्छी है, इन मतलब कि इन बुरे विचारों से अच्छा तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब आगे वो कहते हैं मैड ल्यूटेनिस्ट हु इन दिस मंथ ऑफ शावर ऑफ डार्क ब्राउन गार्डन्स एंड ऑफ स्लीपिंग फ्लावर्स मेक डेविल्स यूल with wars than wintry songs, the bluesome birds and tumultuous leaves among. Those actor perfect in all tragic sound, though mighty poet on to frenzy blowed. What tells to now about these of this rushing of an host in rout, with groans of trampled man with smarting wounds. At once they ground with pain and shudder with cold. अब इन लाइन्स का मतलब है, अब वो बोल रहे हैं लाइन्स में कि पागल ल्यूटेनिस्ट, अब ये कि पागल ल्यूटेनिस्ट एक इंसान की बात कर रहे हैं कि पागल ल्यूटेनिस्ट जो इस बारिश के महीने में गहरे बूरे बगीचों और झांकते फूलों के बीच सर्दियों से भी जो बदतर गीतों के साथ फूलों और कलियों और डरपोक पत्तों के बीच जो शैतानों का जो क्रिसमस बना रहा है, मतलब कि ये जो पागल ल्यूटेनिस्ट है ये शैतानों का क्रिसमस मना रहा है, मतलब कि बहुत ही डरावना सा सीन है। तो उसे एसटी कॉलेज बोल रहे हैं दो एक्टर परफेक्ट इन ऑल ट्रेजिक साउंड्स, मतलब कि तुम जितनी भी ट्रेजिक साउंड्स हैं, मतलब कि जितनी भी दुखद ध्वनियाँ हैं उन सब में परफेक्ट हो। दो माइटी पोइट, मतलब कि हे महान कवि तुम उन्मत्त से भी ज़्यादा साहसी हो, मतलब कि तुम माइटी मतलब कि साहसी हो। अब तुम क्या बताओगे। टीज ऑफ दिस रशिंग ऑफ एन होस्ट इन राउट, मतलब कि ये एक सेना की भागने की घटना है जिसमें कि कुचले हुए लोगों की कराहने की आवाज़ और उनके साथ साथ उनके चुभते हुए घावों के साथ एक दर्द से कराते हुए की आवाज़ें वहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, और वो लोग ठंड से कांपते हैं। मतलब कि ये एक सीन बता रहे हैं जहाँ पर कोई वॉर हुई है और वहाँ पर जब सेना भाग रही थी तो वहाँ पे आपस में जब भीड़ आती है तो कुचल जाते हैं कुछ लोग, तो वो उस दर्द में कराह रहे हैं और ठंड भी हो रही है। तो वो जितना भी मतलब कि जितना पेन उन्हें होता है उतना अब इन्हें इनर ये दुख इतना ज़्यादा हो रहा है कि उतना ज़्यादा पेन के बराबर इन्हें अपना दुख लग रहा है, ठीक है, कि इन्होंने अपनी ये जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की पावर जो खो दी है इसकी वजह से उन्हें ये दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं वो बट हश देयर इज़ अ पॉज ऑफ डीपेस्ट साइलेंस एंड ऑल दैट नॉइज एज ऑफ अ रशिंग क्राउड with groans and tremulous shouderings. All is over. It's tell another tale, which sounds less deep and loud. A tale of less affright and tempered with delight, as outway selves had braved the tenderly tears of a little child upon a lonesome wild, not far from home, but she had lost her way. And now moans low in bitter grief and fear, and now screams loud and hopes to make her mother hear. अब इन लाइन्स का मतलब है बट हर्ष का मतलब है लेकिन चुप। There is a pause of deepest silence, मतलब कि एक गहरी खामोशी छा गई है और वह सारा शोर मानो किसी भागती हुई भीड़ का हो और करहाओ, मतलब कि जो आवाज़ें आ रही थी करहाने की और थरथराती से सीरन के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मतलब कि अब जो एसटी कॉलेज हैं वो बोल रहे हैं कि अचानक से सब कुछ चुप हो गया और एक गहरी खामोशी छा गई चारों तरफ और ऐसा लगा कि जैसे किसी भागती हुई भीड़ का हो ये जो शोर था और ये जितनी भी करहाने की आवाज़ें थी थरथराने की, ये सारी सब कुछ उसके साथ ही इस खामोशी के साथ ही ख़त्म हो गई। और ये जो खामोशी है ये एक और कहानी कह रहा है। एसटी कॉलेज कह रहे हैं कि ये जो खामोशी छाई है ये एक और कहानी कह रही है
जिसके साथ एक साउंडलेस डीप और लाउड कहानी, मतलब कि जो कम डरावनी है और एक टेम्पर्ड डिलाइट के साथ है। और ये जो कहानी है ये एक छोटे बच्चे की है जो कि एक अकेले जंगल में खो गया है, मतलब कि घर से ज़्यादा दूर नहीं है पर वो अपना रास्ता भटक गया है और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख में है, मतलब कि और डर के मारे वो करहा रहा है। ठीक है, वो छोटा बच्चा और वो ज़ोर से चीख रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि शायद उसकी चीख उसकी माँ के कानों तक पहुंच सके ताकि उसकी माँ जब उस आवाज़ को सुने तो उसकी माँ उसके पास आ जाए। ठीक है, ऐसी होप कर रहा है। तो बेसिकली जितनी भी यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं एस.टी. कॉलरेज, ये सब कुछ अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं? अब यहाँ पर जो एक छोटा बच्चा खो गया है, वो जो अपनी माँ से मिलना चाहता है, वो ज़ोर ज़ोर से इस उम्मीद में चिल्ला रहा है ताकि उसकी माँ उसकी आवाज़ सुने और उसके पास आ जाए। उसी तरीके से जो एस.टी. कॉलरेज हैं वो भी चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने मन के अंदर की जो इंस्पिरेशन थी और जो इमेजिनेशन थी, वो सारी चीज़ें जो भी इन्होंने खोई हैं वो सारी चीज़ें इन्हें वापस मिल जाएं। वो होप जो हमेशा इनके पास रहती थी कि हाँ मैं किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें इनको वापस मिल जाए, ये चाहते हैं। ठीक है, अब 8th स्टैंजा के अंदर वो बोलते हैं, टी इज़ मिडनाइट बट स्मॉल थॉट्स हैव आई ऑफ स्लीप, full seldom may my friend such wiggles keep. Visit her gentle sleep with wings of healing, and may this storm be but a mountain birth. May all the stars hang bright above her dwelling, silent as though they'd watch the sleeping earth. With light heart my she rise, give fancy cheerful eyes. इन लाइन्स का मतलब है कि ये लाइन्स उन्होंने अपनी बिलव्ड, जिनसे वो प्यार करती थी, जिनके लिए ये लेटर लिखा था उन्होंने सारा हचिंसन के लिए, उनके लिए ये बातें, ये लाइन्स उन्होंने बोली हैं। ये बोल रहे हैं कि अब आधी रात हो गई है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद के थोड़े थोड़े विचार तो आ रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। और वो बोल रहे हैं कि शायद ही कभी मेरे जो मित्र हैं वो ऐसी सतर्कता रख पाते हों। और यहाँ पर अब जो एस.टी. कॉलरेज हैं वो नींद को बोल रहे हैं कि प्लीज़ तुम उसके पास जाओ, मतलब कि वो अपनी जो बिलव्ड है, जिनसे वो प्यार करते हैं, सारा हचिंसन, तो वो ये नींद को बोल रहे हैं कि वो प्यारी नींद, तुम उसके पास जाओ और उसके साथ, मतलब कि उसको इतनी अच्छी नींद आए कि उसे इस तूफ़ान से कोई मतलब ही ना हो। मतलब कि ये जो तूफ़ान आ रहा है ये सिर्फ मेरे तक ही रहे, मतलब कि उसके छत के ऊपर हमेशा तारे चमकते रहें और सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो इस टाइम पे पूरी पृथ्वी को चुपचाप सोते हुए देख रहा है। तो इसलिए अब वो बोल रहे हैं कि मेरी जो बिलव्ड है सारा हचिंसन, वो इतनी अच्छी नींद में सोए कि अगले दिन वो अपने हल्के मन के साथ उठे, एक चेयरफुल आइज़ के साथ, मतलब कि एक चमकती भरी आंखें, एक होप भरी आंखें जो होती हैं उनके साथ उठे वो सुबह सुबह, मतलब कि सारा हचिंसन। ओके, उस लेडी के बारे में बोल रहे हैं ये। और आगे वो बोलते हैं, जॉय लिफ्ट हर स्पिरिट, जॉय एंड ट्यून हर वॉइस, टू हर मे ऑल थिंग्स लिव फ्रॉम पोल टू पोल, देयर लाइफ द एजिंग ऑफ हर लिविंग सोल, ओ सिंपल स्पिरिट गाइड फ्रॉम अबव, डियर लेडी friend devotes of my choice, thus mayest to ever ever more rejoice. इन लाइन्स का मतलब है कि जॉय उसकी स्पिरिट को ऊपर उठाए, मतलब कि जो खुशी है वो खुशी उसकी आत्मा को ऊपर उठाए, और जो जॉय है, जॉय उसकी वॉइस को, मतलब कि जॉय मतलब आनंद उसकी आवाज़ को सुर में सुर मिलाए। और पोल टू पोल, मतलब कि पोल टू पोल तक सभी जितनी भी बुक्स हैं वो उसी के लाइफ में रहें और हमेशा उसको उसके लाइफ में वो एक जो जॉय है और वो जो इंस्पिरेशन है वो हमेशा मिलती रहे। ठीक है, ये प्रे कर रहे हैं जो एस.टी. कॉलरेज हैं
कि उनकी बिलव जो है वो हमेशा खुश रहे, मतलब कि। और इसी लाइन के साथ और इसी प्रेयर के साथ एसटी कॉलेज की जो डिजेक्शन एंड ओड है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो चैनल, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।